Hi and hello everyone. Welcome back to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu word, wherein which we are on chapter 17, India under Delhi Sultanate. So देखिए अब तक हमने दिल्ली सल्तनत का क्या पढ़ लिया था. हमने एक पॉलिटिकल हिस्ट्री हमने अब तक पढ़ ली है ना, कि किस तरह से क्या क्या पांच जो है डायनेस्टीज़ आई हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर. हमने उन सब के बारे में समझ लिया, इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में समझ लिया. अब एक बाय एंड लार्ज एक ओवरव्यू हमें लेना पड़ेगा कि किस तरह से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, गवर्नमेंट कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं, है ना, और किस तरह से चल रही थी अंडर द दिल्ली सल्तनत. सो एक ओवरव्यू लेने के लिए ये चैप्टर है, चैप्टर 17, दैट इज़ इंडिया अंडर दिल्ली सल्तनत. तो हम इसमें पहले एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे, इकोनॉमी, सोशल लाइफ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड लिटरेचर. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस इंटायर चैप्टर 17. आज के सेशन में फोकस रहेगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे. ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डन इन द नेक्स्ट पार्ट. सो देखिए, पहले बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की. तो एडमिनिस्ट्रेशन पहले आप कैसे देखो, अगर छोटी सी टेरिटरी होगी, ठीक है, और तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगा. और वहीं अगर आपका एम्पायर लार्ज हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा. ठीक है, अब ये कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर सब डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब तक अभी हम देखेंगे किस तरह से सेंट्रलाइजेशन वगैरह था, लोकल गवर्नमेंट थी. पहले आपको ये जानना है कि जो एक्सटैब्लिशमेंट है, एक्सपेंशन है दिल्ली सल्तनत का, उसकी वजह से यहाँ पे आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी और अच्छा हुआ. क्यों? क्योंकि ज़्यादा बड़ा एम्पायर है, इसको संभालने के लिए इन्होंने ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स जो हैं वो इम्प्लाई की. ओके, तो एट इट्स ज़ीनिथ द अथॉरिटी ऑफ दिल्ली सुल्तान हैड एक्सटेंडेड एज फार एज साउथ एज मदुरई. तो हमने देखा था मदुरई तक पहुंच गए थे, यानी कि आपके साउथ इंडियन पार्ट ऑफ डेक्कन का पार्ट ऑफ इंडिया पहुंच चुके थे. ठीक है, ऑल्दो बीच में बहुत बार डिसइंटीग्रेट हुआ है ना, बट ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इनका इतना पावरफुल था कि उसने जो इंडिया के प्रोविंशियल किंगडम्स हैं और जो लेटर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बहुत सी तरह से इम्पैक्ट किया है. दिल्ली सल्तनत जो था इट वाज इस्लामिस्टिक. ठीक है, इनका आपको याद रखना है रिलीजन था इस्लाम. ठीक है, अपने आप को खलीफ का, कैलिफ का क्या समझते थे, रिप्रेजेंटेटिव समझते थे. हर एक चीज़ इनकी किसके अराउंड रिवॉल्व करेगी, रिलीजन के अराउंड रिवॉल्व करेगी. हमने देखा था बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस भी इन्होंने अडॉप्ट किए थे, है ना. ऑल्सो अपने नाम में वो खलीफ जो वर्ड है वो भी रखते थे, है ना, इन द खुतबा और प्रेयर. ओके, जो भी आपको क्वाइंस में मिले हैं वहाँ पे भी आपको इंक्लूड मिलता था. ऑल्दो बलबन अपने आप को क्या बोलता था ये भी हमने पढ़ा है, ही कॉल्स हिमसेल्फ द शेडो ऑफ गॉड, है ना. एंड ही ऑल्सो कंटिन्यू टू प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग द नेम ऑफ कैलिफ इन खुतबा और यू कैन से क्वाइन. ओके, अब इल्तुतमिश की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, फिरोज तुगलक की बात करते हैं. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑब्टेन किया था मानसूर और लेटर ऑफ परमिशन फ्रॉम द कैलिफ. तो अब यहाँ पे आपको कोई चीज़ करनी होगी तो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द खलीफ और खलीफा. ओके, सुल्तान का ऑफिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑफिस हुआ करता था आपके पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, है ना. वो एक अल्टीमेट अथॉरिटी थी, आपके मिलिट्री, लीगल, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की एंड एट द सेम टाइम आपके रिलीजियस एक्टिविटीज़ की. और तो और कोई क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था. हमने ये हमेशा देखा है कि लाइक ऑल द सन हैड इक्वल क्लेम्स टू द थ्रोन. ये हमने देखा है कि देखो यहाँ पे ऐसा, जैसे कि आप ब्रिटेन में जाओगे, ठीक है, तो ब्रिटेन में जो क्वीन है उसमें क्या था, उसमें क्वीन के राज में या फिर वहाँ पे जो भी किंग रहे हैं अब तक, जो भी फर्स्ट चाइल्ड होता है किंग या फिर क्वीन का, दैट हैज़ टू सक्सेस दैट थ्रोन, है ना. तो उस तरह से वहाँ पे चलता है. तो देयर इज़ अ लॉ, क्लियर लॉ है ना, सक्सेशन का. बट यहाँ पे आपको किसी भी तरह का लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं मिलेगा. यहाँ पे जितने भी बच्चे हुए, सपोज एक किंग है, ठीक है, किंग के जितने भी बच्चे हैं उन सबका इक्वल से होगा इस किंग की पोजीशन पे अगर इनका राजा मर जाता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है रज़िया सुल्तान का.
तो इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर को इवन अपॉइंट किया था, उनके सन थे, ये भी याद रखना, याद है ना, फिर उसके बाद उनके सन आ गए थे, लेकिन डॉटर को अपनी अपॉइंट किया, है ना। बट ऐसे नॉमिनेशंस, सक्सेशंस किसके द्वारा एक्सेप्ट किए जाने पड़ेंगे? नोबेल्स के द्वारा एक्सेप्ट किए जाने पड़ेंगे, ऐसा इनके यहाँ सिस्टम था। समटाइम्स जो उलेमास थे वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे, एंड दे हैड अ वेरी क्रूशल रोल इन एक्सेप्टिंग द सक्सेशन टू द थ्रोन। मिलिट्री सुपीरियरिटी हमेशा जो है इंटैक्ट रहती थी, है ना, एंड स्पेशली इट रिमेन द मेन फैक्टर इन द मैटर्स ऑफ सक्सेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो सुल्तान को बहुत सारे लोग असिस्ट करते थे, है ना, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, है ना, एंड बहुत से ऑफिशियल्स थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में सुल्तान को हेल्प आउट करते थे। अब यहाँ पे नायाब का जो पोस्ट था वो बहुत ही पावरफुल पोस्ट था, तो प्रैक्टिकली ये सारे जो पावर्स हैं वो एंजॉय करते थे सुल्तान के, और जनरल कंट्रोल रखते थे अब यूजुअली डिपार्टमेंट्स में। नेक्स्ट पोजीशंस थी, देखो पहले फर्स्ट पे आप पोजीशन यहाँ रख लीजिए, नायब। सेकंड इज़ वज़ीर, ठीक है, वज़ीर जो था वो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालता था, ठीक है। अब फाइनेंस, हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्ट्री देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर होता है, तो उसी तरह से किसी भी देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री का यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे भी उसी तरह के यहाँ पे पोजीशन थी, इनको बोलते थे दीवानी वज़रत। ठीक, अब फिर एक और तीसरा डिपार्टमेंट था जिसका नाम था, जिसको आप बोल सकते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट, और इसको बोलते थे दीवानी अरिज। ये हम बीच बीच में पढ़ चुके हैं, आपने अगर पार्ट्स नहीं देखे हैं दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर 16 में, तो आप पहले जाके वो पार्ट्स पढ़िए, उनको देखिए, फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और टाइमलाइन भी समझते आते आ जाएगी कि किसके टाइम पे ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो अब ये दीवानी अरीज जो था मिलिट्री डिपार्टमेंट था, वो किसके अंदर होता था? वो अर्ज ए मुमलिक के हाथ में होता था, मुमलिक के हाथ में होता था, ठीक है। और यही जो मिलिट्री ऑफिसर होता था वही रिक्रूट करता था आपके सोल्जर्स को, और मिलिट्री डिपार्टमेंट्स को भी वही, उसकी देखा रेखी वही करता था, है ना। ही वॉज नॉट द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, ये आपको याद रखना है। सो फिर कमांडर इन चीफ कौन होगा आर्मी का? कमांडर इन चीफ सुल्तान होता है, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ सुल्तान हो गया। मिलिट्री डिपार्टमेंट पहली बार सेटअप किया गया था बलबन के द्वारा। फर्दर अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मी को स्ट्रेंथ किया, हमने देखा था कितने लाखों से जो है सोल्जर्स एम्प्लॉय करे थे। फिर अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज ऑल्सो, हमने ये भी अलाउद्दीन के टाइम पे पढ़ा है। हॉर्स ब्रांडिंग, सैलरी कैश में देना, कैश में इनफैक्ट इन्होंने बहुत सी चीज़ें भी, लैंड रेवेन्यू वगैरह भी स्टार्ट किया था। फिर कैवलरी भी बहुत ही अच्छी थी इनके अंदर पे, स्पेशली पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर कैवलरी भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग थी। दीवानी रसलत एक डिपार्टमेंट था जिसको बोलते हैं रिलीजियस डिपार्टमेंट, रिलीजियस अफेयर्स के लिए एक डिपार्टमेंट था, ठीक है। इसको हेड करता था चीफ सदर, ठीक है। अब ये जो डिपार्टमेंट में जो भी पैसा जाएगा, जो भी ग्रांट्स जाएंगे, वो किस चीज़ में यूज़ किए जाएंगे? आपके जो भी रिलीजियस मॉस्क हैं, टॉम्स हैं, मदरसा है, जो भी रिलीजियस कंस्ट्रक्शन होना है या फिर उनका मेंटेनेंस होना है, उसमें सारे ग्रांट्स जाते थे, ठीक। अब एक और डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं जुडिशियल डिपार्टमेंट। जुडिशियल डिपार्टमेंट था, इसमें चीफ काजी हुआ करते थे, जजेस और दूसरे भी होते थे, दूसरे काजी भी होते थे, ठीक है। एंड उनको सल्तनत के दूसरे दूसरे पार्ट से रिक्रूट किया जाता था। यहाँ पे कौन सा मैटर, कौन सा लॉ जो है वो माना जाता था? मुस्लिम लॉज, दैट इज़ नोन एज शरिया। शरिया लॉ है वो सिविल मैटर्स पे इम्प्लाई किया जाता था, वही सिविल मैटर्स पे यूज़ किया जाता था। अब आप बोलोगे कि ऐसा तो था नहीं कि पूरे देश में उस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स थे, देयर वर सम हिंदू पॉपुलेशंस ऑल्सो थी। अब हिंदू पॉपुलेशन को शरिया के अकॉर्डिंग पे तो जज नहीं करोगे, तो इनको गवर्न किया जाता था इनके पर्सनल लॉज के बेसिस पे। तो जो भी आपके दूसरे रिलीजन हैं, तो उनको अपने पर्सनल लॉज के बेसिस पे उनको जो है गवर्न किया जाता था, ओके। और ये केसेस डिस्पेंस किए जाते थे विलेज पंचायत के द्वारा।
क्रिमिनल लॉ की बात कर लेते हैं। अभी हमने बात कर ली सिविल मैटर्स की, ठीक है। ये सिविल मैटर्स किस लॉज के बेस पे जो है गवर्न किए जाते थे, रिलीजियस, ठीक है। नाउ क्रिमिनल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी सुल्तान बनाएगा उसके बेसिस पे चलेंगे, ठीक है। अब एक दीवानी इंशा होता था विच इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ कोरस्पॉन्डेंस। सारे कोरस्पॉन्डेंस जो होते थे रूलर्स ऑफ ऑफिशियल के बीच में, वो डील करते थे, मतलब ये डिपार्टमेंट उसको डील करता था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो एज अ होल हमने देखा कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से सेंट्रलाइज थी, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, economy under the Delhi Sultanate, social life, art and architecture, very important, music and literature. So this is it about this session. I hope you like this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app. There you can practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify mistakes, work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, इसे बुक पढ़ने से, वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए। स्प्रिंट यूपीएससी के लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।